हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू विष्णु मेडिकल क्लासेस। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था एबीजी का, उसके अंदर हम लोगों ने एबीजी की मेजरमेंट कर ली थी और नॉर्मल वैल्यूज कर ली थी। आज जो हम करेंगे वो है इंडिकेशन ऑफ एबीजी, या फिर मैं कहूं व्हेन टू टेस्ट एबीजी सैंपल। हमें एबीजी सैंपल कब निकालना है और क्यों निकालना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी इंडिकेशन के बारे में। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सीवियर सेप्सिस। अगर किसी पेशेंट को सीवियर सेप्सिस हुआ है तो उस कंडीशन में भी हमें एबीजी सैंपल निकाल के और उसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब देखो, सीवियर सेप्सिस होता क्या है। सेप्सिस आपका होता है your body response to the infection, body response to infection। इसको देखो, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो फिर उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट तुम्हारी बॉडी कुछ मैकेनिज्म या फिर कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसे हम सेप्सिस कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सेप्सिस हो रखा है या फिर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमें एबीजी सैंपल की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो है सेप्टिक शॉक। अब देखो, सेप्टिक शॉक क्या है। सेप्टिक शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है इंफेक्शन होने के बाद में। लिख दो यहां पे, व्हेन बीपी ड्रॉप्स एट डेंजरस लेवल आफ्टर एन इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है डेंजरस लेवल पे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक की कंडीशन में भी हमें एबीजी सैंपल की जरूरत पड़ती है, एबीजी सैंपल को टेस्ट करने की। और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। हाइपो मींस कम और वॉल्यूमिक मींस वॉल्यूम। जब आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है उस टाइम पे हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। या फिर मैं कहूं कि जब ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, उस टाइम पे पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। टू मच ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है तभी हमें एबीजी सैंपल वो टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। इसको आरटीए भी बोल देते हैं, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस के अंदर क्या है, जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिड को रिमूव नहीं कर पाती यूरिन के थ्रू, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि पेशेंट को आरटीए हुआ है, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। जब बॉडी एसिड को यूरिन के थ्रू रिमूव नहीं कर पाती। किडनी को लिख लो, किडनी इसके लिए प्रॉपर वर्ड है। किडनी इज नॉट एबल टू रिमूव acid in urine from blood। तो ये था आपका रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। अब आगे देखो, जो आपका फिफ्थ नंबर पे आता है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या है, जो आपके लंग्स होते हैं
उनके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलती है जो होती है एल्वियोलाई। क्या स्ट्रक्चर होती है वो? एल्वियोलाई। वो कुछ ऐसे एयर सैक्स होते हैं जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन एंटर करती है और फिर वो ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आता है। अब ये जो आपकी एल्वियोलाई है, अगर इसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। अब अगर इसके अंदर फ्लूइड फिल हो गया तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर होने की जगह नहीं मिलेगी और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इम्बैलेंस आएगा और हमें एबीजी सैंपल कलेक्ट करने की या फिर उसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिख दूं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है? fluid build up in the alveoli। उस टाइम पे भी हमें एबीजी सैंपल की जरूरत पड़ती है। और जो आपका 6th पॉइंट है उसको देखो, एक मिनट रुको। तो जो आपका 6th पॉइंट था वो था अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन है तो फिर उसके अंदर भी हमें उसके रेगुलर एबीजी सैंपल को कलेक्ट करना पड़ता है। ये तो थी हमारी इंडिकेशन ऑफ एबीजी। अब एबीजी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो। जो एबीजी सैंपल है ये हम कौन सी वाइल में कलेक्ट करते हैं? हम एबीजी सैंपल कभी भी किसी वाइल में कलेक्ट नहीं करते, ये हम डायरेक्टली जो सिरिंज होती है 2 ml की, हम उसके अंदर कलेक्ट करते हैं। एबीजी सैंपल is collected in 2 ml syringe और हम सैंपल भी 2 ml लेते हैं, 2 ml से ज्यादा नहीं लेना है। और अब देखो यहां पे अगर मैं जो सैंपल है उसको डायरेक्टली सिरिंज में निकाल लूं तो फिर उसके क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर उसके लिए मुझे उस सिरिंज को सबसे पहले हेपेराइनाइज करना होगा। अब मैं सिरिंज को हेपेराइनाइज कैसे करूंगा? एक आपका ड्रग आता है जिसको बोलते हैं हेपरिन, वो आपके ब्लड में क्लॉट को नहीं बनने देता। अब सबसे पहले मैं सिरिंज को हेपेराइनाइज कैसे करूंगा वो देखो। मैं सबसे पहले हेपरिन लेके उसको सिरिंज में भर के फिर से उसको बाहर फ्लश आउट कर दूंगा। इससे जो सिरिंज है वो हेपरिन से फ्लश होके हेपरिनाइज्ड हो जाएगी। इतनी बात समझ में? और सिरिंज के हेपरिनाइज्ड होने के बाद में उसके अंदर क्लॉट नहीं बनेंगे। और इसके बारे में एक और फैक्ट देखो, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी ऑक्सीजन पे चल रहा है और मैं तुम्हें उसका एबीजी सैंपल कलेक्ट करने को बोलूं तो फिर तुम क्या करोगे? उसका सैंपल कलेक्ट करने से 20 मिनट पहले तुम ऑक्सीजन को ऑफ कर दोगे और फिर उस पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, तो आप डायरेक्टली सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंडिकेशन ऑफ एबीजी और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।